प्लास्टिक वर्सेस एनवायरमेंट। एंड एनवायरमेंट। देखो, मार्केट सप्लाईज are normally in plastic or polythene bags। बोलने का मतलब क्या है, जो मार्केट से हम लोग कोई भी चीज नॉर्मली खरीदते हैं वो या तो प्लास्टिक में पैक्ड रहता है, या कोई भी सब्जी खरीदो या कोई सामान खरीदो तो वो आपको पॉलीथीन में डाल के देते। मतलब हर वक्त जब हम घर में कोई चीज ला रहे हैं और ऑब्वियसली हमें रिक्वायरमेंट पड़ती ही है चीजों को खरीदने को घर में लाने के लिए, सब्जी की रिक्वायरमेंट रोज ही पड़ती है, सामान खरीदना है, चीनी खरीदना है, चावल खरीदना है, इत्यादि कुछ भी खरीदना है तो रोज हमें खरीदना है। तो अक्सर जो दुकान वाला हमें देता है वो पॉलिथीन बैग्स में देता है, और प्लास्टिक के साथ भी अक्सर चीजें आते हैं वो पैक्ड रहते हैं, प्लास्टिक उसके ऊपर लगी हुई है। तो होता क्या है नॉर्मली इन होम deposit of plastic grows। जब घर में हम रोज सामान खरीद के ला रहे हैं बाहर से और साथ में प्लास्टिक को भी घर में ला रहे हैं तो घर में क्या है, प्लास्टिक की डिपॉजिट बढ़ती जाती है। तो जब प्लास्टिक की डिपॉजिट बढ़ती जाती है तो नॉर्मली हम प्लास्टिक को बाहर गार्बेज में फेंकते ही हैं, घर में तो रखते नहीं है। accumulation of waste plastic and garbage thrown begins। आस्ते आस्ते क्या होता है, हम लोग गार्बेज जो फेंकते हैं घर में, जो अनयूज्ड प्लास्टिक रहती है, मतलब वेस्ट प्लास्टिक होती है, वो प्लास्टिक का बर्बाद हो जाए, हमारे काम का कोई नहीं है, तो हम लोग उसको गार्बेज के साथ बाहर भी फेंकते हैं। तो आस्ते आस्ते गार्बेज में क्या होता है, जहां पे आप गार्बेज डंप कर रहे हो या जहां पे गार्बेज आप फेंक रहे हो वहां पे आस्ते आस्ते एक्यूमुलेट होने लगती है प्लास्टिक, आस्ते आस्ते प्लास्टिक बढ़ने लगता है गार्बेज। disposal of plastic is one of the major issues of environment। देखो, प्लास्टिक को तो हम फेंकते जा रहे हैं एनवायरनमेंट में और प्लास्टिक का लोड एनवायरनमेंट में बढ़ते जा रहा है, तो डिस्पोजल तो हम कर दे रहे हैं, अपने घर से बाहर तो फेंक दे रहे हैं, हम अपने घर के बाहर डिस्पोज तो कर दे रहे हैं प्लास्टिक का, बट क्या वो प्लास्टिक एनवायरनमेंट से डिस्पोज हो पा रहा है, एनवायरनमेंट से गायब हो पा रहा है? नहीं गायब। तो एनवायरनमेंट में प्लास्टिक की एक्युमुलेशन बढ़ते चल जाती है और धरती पे प्लास्टिक का लोड बढ़ते जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी गलती नहीं है। आप लोग और पढ़ोगे आगे, जब मैं आज पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि प्लास्टिक जल्दी गलता नहीं है, डीजेनरेट जल्दी नहीं। तो प्लास्टिक का डिस्पोजल घर के बाहर तो हो जा रहा है, बट एनवायरनमेंट में इसकी डिस्पोजल नहीं हो पा रहा, वो एनवायरनमेंट में पड़ा रहेगा। तो सबसे बड़ा इशू जो आज हम फेस कर रहे हैं प्लास्टिक के यूज के साथ, दैट इज डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम द एनवायरनमेंट। हम उसको एनवायरनमेंट से प्लास्टिक को कैसे गाइड करें, ये सबसे बड़ा इशू हमारे सामने आता है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, हम लोग देखेंगे बाद में।
पर मेजरली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि प्लास्टिक का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन। प्लास्टिक डेली यूज का चीज बन चुका है, तो प्लास्टिक हमारे घर में आता है, तो प्लास्टिक को हम बाहर फेंकते ही नहीं, और बाहर फेंकते हैं तो एनवायरनमेंट पे उसका लोड बढ़ते ही जा रहा है। ओके, तो एक्चुअली क्या है कि लोड एनवायरनमेंट में क्यों बढ़ते जा रहा है। एक्चुअली हम सब्जी साग भी फेंकते हैं, जो खाना नहीं खाते हैं, मतलब खाना यदि बच जाता है तो हम उसको फेंक देते हैं। हम लोग सब्जियां खाते हैं, उसके छिलके भी फेंकते हैं, फल खाते हैं उसके भी छिलके को फेंकते हैं, पर वो जाता कहाँ, वो तो रहता ही है। फल का छिलका तो गायब नहीं हो जा रहा। हाँ, फल का छिलका तो आप देख रहे हो नहीं कि कोई नुकसान करेगा, उसको फेंक दिए बाहर तो वो कोई नुकसान नहीं करती, वो आस्ते आस्ते क्या होता है, खत्म हो जाता है। और वो फल का छिलका या आप कोई खाना बचा हुआ फेंकते हो तो वो नुकसान नहीं कर रहा नेचर को, वो आस्ते आस्ते खत्म हो रही है, मिट्टी में मिल जा रही है और खत्म हो जा रही है। बट प्लास्टिक मिट्टी में मिल नहीं पाता, वो इन्वायरमेंट में रहता। तो चलो हम लोग देखते हैं जो वेस्ट हम लोग फेंकते हैं, वेस्ट कितने टाइप के होते हैं ना। ओके, नॉर्मली यदि हम लोग बात करें, कुछ लिखना है तो बेटा यहाँ से लिख लो, एनीथिंग। सर 1 मिनट। हाँ लिख लीजिए। हो गया सर। ओके ओके, कुछ पूछना है और कुछ दिक्कत? सर नहीं हुआ, 1 मिनट। यस सर, हो गया। चलो, सबको दिखाई दे रही मेरी वीडियो, आ रही है ना सबको? यस सर। यस। तो ये इसकी आप हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि वेस्ट जो हम लोग फेंकते हैं, तो बहुत सारे वेस्ट, जैसे हम लोग खाना नहीं फेंकते बाद में, तो खाना क्यों नहीं नुकसान कर रहा धरती को, खाना क्यों खत्म हो, फल छिलके इत्यादि हम फेंकते हैं वो क्यों खत्म हो जाता है, प्लास्टिक क्यों रह जाता है। तो वेस्ट जो होता है इंसान का वो कितने टाइप का होता है वो पहले हम दो टाइप की वेस्ट होती है। वन इज बायोडिग्रेडेबल and another is non-biodegradable. क्या फर्क है इन दोनों में, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल? सर स्पेलिंग सर समझ नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बेटा, बोलो। सर मेरा मुझे क्लियर नहीं आ रहा है सर, एक बार स्पेलिंग बता दीजिए ना। बेटा क्लियर सब जगह है, आप लोग देख लो अपना, ठीक है ना। बायोडिग्रेडेबल लिखा हुआ है और वर्सेस बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम दिस स्क्रीन। ओके, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, बायो मतलब बायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से, डिग्रेड मतलब टूट जाना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से जो चीज टूट जाती है हम उसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। द सब्सटेंसेस which are easily broken down by microorganisms are known as बायोडिग्रेडेबल। ध्यान से समझिए इस चीज को, जो चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया है, फंगस है इत्यादि है, जो चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत आराम से
ब्रेक कर देती है, उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देती है और मिट्टी में मिला देती है जिन चीजों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन चीजों को हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल है इसके रिमेनिंग फूड स्टफ्स, जो हम खाना खाते हैं बच जाते हैं और उसको हम फेंक देते हैं। पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, खाना हम लोग जो खाते हैं कुछ बच जाते हैं उसको बाहर में फेंक दिए, छिलका सब्जी का फल का हम लोग फेंक देते हैं, तो आप फेंक दोगे तो आप 10 दिन बाद फिर घूम के आओगे तो देखोगे वो है नहीं, वहां पे खत्म हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने लगते हैं और कंज्यूम करने लगते हैं, और जब टूटने लगती है छोटे छोटे टुकड़े में तो आस्ते आस्ते वो मिट्टी में मिल जाता है, तो ऐसे चीजों को हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट थिंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। The substances which are not easily broken by microorganisms are known as non biodegradable। जो चीज, जैसे फॉर एग्जांपल आप प्लास्टिक ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, प्लास्टिक या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको इजीली ब्रेक नहीं कर पाते और उनको टूटने में, उनको सड़ने में, उनको गलने में अरसों लग जाता है, 100 साल 200 साल से ऊपर लग जाती है इन सबों को गलने में। ये सब चीज क्या इजीली गल जाती है, सड़ जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, पर ये सब चीज गलती सड़ती नहीं है जल्दी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ब्रेक नहीं कर पाता छोटे छोटे पार्ट्स में, तो ये एज इट नेचर में रिमेन रहती है। तो प्लास्टिक भी नेचर में रह जाता है, एल्यूमिनियम भी नेचर में रह जाता है, तो इन सब का वेस्ट क्या है, नुकसान कर रहा है, धरती बढ़ते जा रही है इन सब की लोड धरती के ऊपर। खासकर एल्यूमिनियम को छोड़ दो, इसको फिर से हम लोग कोई दूसरे फॉर्म में यूज कर लेते हैं, पर प्लास्टिक तो बहुत नुकसान करता है नेचर को, बढ़ते जा रही है, नॉन यूजेबल है। फिर बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिसको आप फिर से यूज ही नहीं कर सकते, फेंकी पड़ी रहती है और नुकसान करते रहते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे चीजें जो जल्दी सड़ती गलती नहीं है, बड़ी जल्दी सड़ गल जाती है। ओके, और मिट्टी में ये मिल जाएगा, ये नहीं मिलता। तो दो टाइप के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायो। कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। एनीथिंग यू वांट टू आस्क फ्रॉम हियर, कुछ भी पूछना है बेटा पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। सर पेपर किसमें आएगा? पेपर बायोडिग्रेडेबल में आएगा बेटा, वो डिकी होती है, मतलब 10 से 15 दिन के अंदर में पेपर भी डिके कर हो जाता है। ओके, और कुछ? सर गोल्ड एंड सिल्वर किस में आएगा? गोल्ड, गोल्ड मेटल है बेटा, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है। ओके, और कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक मिनट सर, अब मत कीजिए। लिख लो लिख लो। हो गया सर। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, वेस्ट एंड देयर एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिके। डिके मतलब
सर गल जाना और मिट्टी में मिल जाना, ऐसा। हम लोग वेस्ट, कुछ वेस्ट को देखेंगे जो हमने नॉर्मल लाइफ में हमारी वेस्ट जनरेट होते हैं उनको देखेंगे, और देखेंगे कि लगभग वो कितना टाइम में डिके हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कुछ वेस्ट देखेंगे। डिके टाइम मतलब कितना समय लगता है उनको डिके होने में, और टाइप ऑफ वेस्ट कैसा होता है, बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायो। यदि हम बात करें रिमेनिंग फूड स्टफ्स, peels of vegetable and fruits। सर हाँ, सर यहाँ पे सर वेस्ट, डीके टाइम और तीसरा क्या लिखे हैं? कौन सा बेटा? रिमेनिंग फूड्स, वो टाइप ऑफ वेस्ट है बेटा। तो आप सुनो ध्यान से, आप पेन चलाने में रह जाते हो, सुनते नहीं। साफ तो दिख रही है, टी वाई पी वाई पी। ओके, बट रिमेनिंग फूड स्टफ्स, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले समझ लो। रिमेनिंग फूड स्टफ्स, जो खाना हम लोग फेंक देते हैं, छिलके फल या वेजिटेबल्स के, ठीक है ना, नॉर्मली इनको डिके होने में लग जाता है तो 1 से 2 हफ्ते। 1 से 2 हफ्ते में ये सब सड़ जाएगी, गल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। तो ऑब्वियसली ये जो होते हैं वेस्ट, ये बायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना। गॉट इट। किसी बच्चे ने पूछा था पेपर के बारे में। पेपर भी एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसको बैक्टीरिया, फंगस डिकेट कर देता है। इसको 10 to 30 डेज, 10 से 30 दिन लगभग लग जाती है इसको डिके होने। 10 दिनों से लेके 30 दिनों के अंदर ये डिके हो जाता है, धरती में मिल जाता है। ओके, यदि हम बात करें कॉटन क्लोथ्स की, कॉटन का जो कपड़ा होता है, कॉटन के कपड़े 2 से 5 महीने में ये भी डिके हो जाता है। कॉटन, प्योर कॉटन का कपड़ा होता है, यदि आपने पहन लिया, आपका मन भर गया, आपने फेंक दिया उसको कहीं गंदे में या डिस्पोज कर दिया गार्बेज में, सो 2 से 5 महीने में वो डिके। कॉटन क्लोथ्स 2 to 5 मंथ्स में डिके होती है, और ये भी बायोडिग्रेडेबल है, जो डिग्रेड हो जा रहा है जल्दी। देखो ये सब धरती के ऊपर लोड नहीं क्रिएट कर रहा है, धरती पे है, नहीं जरूरत पड़ा फेंक दिए धरती में, वो टूट टाट के फिर से मिल गया, धरती में वापस चला गया। न्यूट्रिशन जो इससे कि फुल का प्रॉफिट धरती में। फिर यदि हम बात करें वुड, लकड़ी, लकड़ी भी लगभग 10 से 15 साल में डिके हो जाता है। लकड़ियां जो पलंग वलंग हम लोग बनाते हैं इत्यादि, तो वो भी 10 से 15 साल में डिके हो जाती है, तो उसको भी हम लोग बायोडिग्रेडेबल। ओके, उल, उल एक सिंथेटिक फाइबर है। उल आप लोग जानते हो ना, ऊन नहीं, सिंथेटिक Yes, sir. नेचुरल फाइबर है, सॉरी। उल एक नेचुरल फाइबर है जिसका, क्या बोल रहे हो, बोलो बेटा, कुछ बोल रहे हो क्या? ऊल भी एक नेचुरल फाइबर है जो डिके होती है, नेचुरल फाइबर्स तो डिके होते हैं, नेचुरल चीज। देखो ये भी नेचुरल चीज है, पेपर भी हम लोग पेड़ से ही बनाते हैं, नेचुरल चीज है, नेचुरल चीज है। ये भी वुड भी नेचुरल है, वुल भी नेचुरल। तो नेचुरल चीजें एक गिवन टाइम में डिके हो जाती है, अबाउट अ ईयर। ऊन होता है ना, यदि ऊन को आप फेंक दोगे तो ऊन का कपड़ा 1 साल के अंदर में सड़ गल जाता है। यदि फेंक दोगे, अलमारी में रखोगे तो नहीं सड़ेगा, गलेगा। बाहर फेंक दोगे, बैक्टीरिया वैक्टीरिया पानी वानी उसमें गिरेगी तो सड़ गल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, अबाउट 3 ईयर्स।
तो बायोडिग्रेडेबल है। वहीं यदि हम लोग बात करें टीन का, जो टिन होते हैं कैंस, हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो जो टिन में आता है कोल्ड ड्रिंक, है ना, टिन, एल्यूमिनियम, अब इन सबको डिके होने में लगभग 500 साल लग जाते हैं, आराम से 100 से 500 साल लगेंगे इनको डिके होने में। टिन हुई, एल्युमिनियम हुई, मेटल्स जो है उनको डिके होने में अबाउट 100 to 500 इयर्स लगते। मतलब इसको हम लोग कैटेगरी देंगे नॉन बायो, ठीक है ना। कैसी कैटेगरी होगी? नॉन बायो। तो बात को इसे टूटने में काफी समय लग जाता है, तो 100-500 साल लग रहा है इसे डिके होने में, तो हमारे काम की तो चीज है, नो डाउट है सब चीज, पर जल्दी ये डिग्रेड नहीं होती है, धरती में जल्दी नहीं मिलती है, 100 से 500 साल इसको डिके होने में लगता है। वहीं प्लास्टिक की बात की जाए तो सेवरल इयर्स, प्लास्टिक भी 100-150 साल, कुछ प्लास्टिक डिपेंड करती है 60-70 साल भी, कुछ तो 200 साल भी डिपेंड करती है प्लास्टिक में। प्लास्टिक जो है वो काफी इयर्स लेते हैं, सेवरल इयर्स, तो ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, ये ध्यान में रखना, एक चार्ट बना दिया सर रबर। रबर इज आल्सो नेचुरल वन बेटा, उसको भी डिके हो जाती है एक पर्टिकुलर टाइम, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर टाइम में वो डिके हो जाती है। ओके, तो दिक्कत लिख लो। किसी को कुछ दिक्कत या डाउट तो पूछ लो। आगे बढ़े, चलिए सर लिख लिया, एक मिनट, सर एक मिनट। देख लो। यस सर, हो गया। नो सर, नहीं हुआ। नो सर, देख लो। नो सर। यस सर, हो गया। हो गया। चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स विद डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक। चलो प्लास्टिक के बारे में तो हम लोगों ने देख ही लिया कि प्लास्टिक कैसे डिके नहीं होती है, काफी टाइम लगता है उसको डिके होने। तो हम लोग अब देखेंगे कि प्लास्टिक के डिके होने में प्रॉब्लम क्या है, क्यों डिके होने में उसको दिक्कत होता है, क्या क्या इश्यू होता है यदि उसको डिके करें, ठीक है। प्रॉब्लम्स विद डिके ऑफ प्लास्टिक। क्या प्रॉब्लम आती है प्लास्टिक की डिके के साथ, प्लास्टिक क्यों नहीं डिके? तो आप लोगों ने अभी तो देखा ही, सबसे पहला पॉइंट दिया नॉन बायोडिग्रेडेबल। इन्हें डिके होने में बहुत टाइम लगते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिके नहीं कर पाता है। एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, they take several years to decay। तो पहली बात तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तोड़ने में बहुत मुश्किल होता है प्लास्टिक।
और यदि ये टूटता भी है तो काफी साल ले लेता है, 100 साल 150 साल के आसपास ले लेता है। तो ये तो ऑब्वियसली अर्थ पे लोड बढ़ते जा रही है। 150 साल में कितना प्लास्टिक जनरेट हो, धरती पे कितने सारे प्लास्टिक आ जाएंगे, और पुराना वाला भी जो प्लास्टिक फेंका हुआ डिके नहीं हो तो धरती के ऊपर लोड तो बढ़ते ही चल जाएगी। ये कहानी है। तीसरा रीजन इसका आ रहा है कि प्लास्टिक इज बर्न, several poisonous gas are liberated। देखो, यदि आप प्लास्टिक को जलाते हो, यदि आप प्लास्टिक को जलाते हो तो बहुत सारे पॉइजनस गैस लिबरेट होंगे। प्लास्टिक को आप जलाओगे तो बहुत सारी पॉइजनस गैस रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में। तो इसको जलाना भी बहुत मुश्किल वाला काम है कि जलाओगे मतलब बहुत सारी चीज होते हैं ना, जैसे कुछ वेस्ट होते हैं, पेपर हो गई वेस्ट, बहुत ज्यादा पेपर हो गया घर में तो हम उसको जला देते हैं, या लकड़ी कोई काम का नहीं है तो उसको जला देते हैं, उतनी नुकसान नहीं होती है, उससे उतनी पॉल्यूशन नहीं होती। बट यदि आप प्लास्टिक को जलाते हो तो बहुत भयंकर भयंकर पॉइजनस गैस निकलता है और वो पॉइजनस गैस आपको नुकसान कर सकता है। ओके, तो प्लास्टिक के डिके में ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, आपसे पूछा जा सकता है व्हाई प्लास्टिक डजंट डिके, या व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिके ऑफ प्लास्टिक। तो ये आपके सामने 3 रीजन। कुछ पूछना है इससे रिलेटेड या कोई डाउट है तो पूछ लो। तो लाइब्रेटेड मीन्स एक और बार बता दे क्या? सर, लास्ट वर्ड का मीनिंग। लिबरेटेड मतलब बाहर निकल रहा है बेटा, लिबरेट होना मतलब बाहर निकल। प्लास्टिक को यदि आप बर्न करोगे तो सेवरल पॉइजनस मतलब बहुत सारे पॉइजनस गैस लिबरेट होते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं। Got it? यस सर, हो गया। चलो, next we will see health issues। प्लास्टिक के जलने से या प्लास्टिक के यूज करने से क्या क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं। ओके, क्या क्या हेल्थ को प्रॉब्लम होती है प्लास्टिक को यूज करने। पहली बात तो एनिमल्स लाइक काउस, buffaloes, etc. consume the plastic accumulated। ओके, अब क्या होते हैं आप देखते ही होंगे कि जो आपका प्लास्टिक एक्यूमुलेट होता है इन गार्बेजेस, जहां पे गार्बेज का डंप होता है, बहुत सारा गार्बेज वार्बेज फेंका हुआ, गंदगी घर का फेंका हुआ, तो उसमें प्लास्टिक भी साथ में फेंका हुआ, तो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाती है। क्या की प्लास्टिक की बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन होती है प्लास्टिक की गार्बेजेस में। आप लोगों ने ये देखा है कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं, काउस, बफेलोस या बकरी उकड़ी भी क्या करता है, उनको कंज्यूम कर लेता है, उनको खा लेता है। अब उससे नुकसान क्या होता है, इट फॉर्म्स a lining in stomach and clogs and chokes the respiratory system। देखो इससे होता क्या, जब गाय या कोई जानवर प्लास्टिक को खा लेते हैं तो वो क्या होता है, उसको पेट में जाता है और वो पेट में जाने के बाद एक लाइनिंग की तरह बन जाती है, पेट में लाइन लाइन में वो जमने लगता है। तो पेट में कोई चीज बिना मतलब का जमने लगे तो प्रॉब्लम तो होगी।
तो उसके जमने के कारण कुछ जानवर का मौत भी होता है, और साथ में क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर देता है। हो सकता है कि रेस्पिरेटरी खा रहा है, खाते खाते कुछ रेस्पिरेटरी वाला जहां से सांस लेने वाला नली है उसमें कोई प्लास्टिक वास्टिक का पार्ट चला गया, वहां पे तो वो अटक जाएगा, तो फिर हवा उसके थ्रू पास नहीं होती है, हवा नहीं पास होगी तो सांस लेने में उसको दिक्कत होता है, डेथ। तो एनिमल्स जो होते हैं वो प्लास्टिक वास्टिक को खा लेते हैं, उनके पेट में जाके वो लाइंस बना के स्टोर हो जाता है पेट में, और तो पेट तो उसको पचा नहीं पाएगा ना, प्लास्टिक को पचाने की शक्ति तो नहीं है जानवरों में, तो प्लास्टिक उसके पेट में जमा होता है, रास्ते रास्ते को कोई बीमारी पकड़ लेती है और मर जाता है, या सांस की नली में भी जम जाएगा जिससे सांस लेने में दिक्कत होगा। तो पहला हेल्थ इश्यू तो ये हुआ, दूसरा हेल्थ इश्यू भी देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ। सर नहीं मिटाइए सर, एक मिनट सर। चोक्स द के बाद क्या लिखा? chokes the respiratory system, मैं नीचे नहीं मिटा रहा हूँ, मैं ऊपर वाला chokes the respiratory system leading to death। ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, it clogs। सर लास्ट में ब्रैकेट बंद नहीं किए, क्या बोल रहे हो बेटा? ब्रैकेट क्लोज नहीं किए। अरे क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ तो, नाम क्या है आपका बेटा? नाम बताना प्लीज। ब्रैकेट से साइंस का क्या लेना देना है, समझ गए ना? तो ब्रैकेट खुद नहीं बंद कर सकते हो, जब बात, अरे ब्रैकेट से कॉन्सेप्ट का क्या लेना देना भैया, ब्रैकेट आप बंद करो। इट क्लॉग्स द ड्रेनेज सिस्टम and water does not flow बोले तो वेस्ट वाटर, it leads to वाटर पोल्यूशन। देखो क्या होगा, इट क्लॉग्स द ड्रेनेज सिस्टम। हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक वास्टिक को नाली वाली में फेंक देते, तो नाली में जाने के बाद क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम में पाइप में कहीं जाके वो प्लास्टिक अटक गया, तो क्या होगा, क्लॉग हो जाता है, मतलब जाम हो जाता है, ड्रेनेज सिस्टम क्लॉग हो जाती है, क्लॉगिंग का मतलब जाम हो जाता है, तो ड्रेनेज सिस्टम जाम हो जाती है जिसके कारण वेस्ट वाटर फ्लो नहीं होगा, तो वेस्ट वाटर सही से फ्लो नहीं होती है, वेस्ट वाटर सही से फ्लो नहीं होगी तो जिसके कारण क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होगा, क्योंकि पानी एक जगह जमी हुई रह जाएगी, तो पानी जमेगा तो उसमें कीड़ा मकोड़ा जन्म होगा, मच्छर का जन्म होगा, उससे क्या होता है, नुकसान होता है। बहुत सारे हम लोग लोकेलिटी में भी देखते हैं कि जाम हो गया, पानी ठीक से फ्लो नहीं हो रही है, पानी ठीक से नहीं फ्लो हो रहा, तो क्या होगा, कीड़ा मकोड़ा उसमें जन्म लेगा, कीड़ा मकोड़ा जन्म लेगा तो उससे मलेरिया बीमारी होता है। तो वाटर पोल्यूशन होती है पहली बात। अब वाटर पोल्यूशन से क्या होता है, नुकसान होता है, वो पानी सब बह के आ जाएगा रोड पे, जम जाएगा, नुकसान करेगा। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक leads to air pollution। अब प्लास्टिक को बर्न करने से एयर पोल्यूशन हो रहा है, अब एयर पोल्यूशन हो रहा तो नुकसानदायक है भाई, हमारे हेल्थ को तो काफी नुकसान करता है एयर पोल्यूशन। तो ये कुछ 3 इश्यूज है जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द हेल्थ इश्यूज रिलेटेड विद द यूज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के यूज में हेल्थ इश्यूज क्या क्या आते हैं, या आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, डाउट है तो पूछो। सर सेकंड पॉइंट ऐसे थर्ड पॉइंट एक और बार समझा दीजिए। 1 मिनट बेटा, समझा देते हैं।
किसको दिक्कत है समझने में? थोड़ा नाम बताना बेटा। अर्षित दुबे, बेटा नाम बताइएगा जिनको दिक्कत है सर समझने में। रौनक। क्या नाम है बेटा? सर रौनक। आलोक, सर रौनक। रौनक, ओके बेटा ठीक है। समझो बेटा ध्यान से, थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, आप खुद से पढ़ना, थोड़ा सा मन में पढ़ना। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक लीड्स टू एयर पोल्यूशन। तो प्लास्टिक जब जलता है तो क्या होता है? एयर में पोल्यूशन होता है। तो बस इसमें समझना क्या है, और कुछ सर समझना? मेरे में सर क्लियर सर दिख नहीं ना रहा है, इसीलिए समझ नहीं आया। ओ बेटा, तो आप नेटवर्क का इश्यू है बेटा आपके साथ, ठीक है ना? बाकी सब बच्चे, किसी को कुछ देखने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या वीडियो में? यानी बच्चा और नो सर, नो सर। क्लियर है? यस सर। यस सर, दिखाई दे रहा है। ओके चलो, हो गई? चलिए। किसी को कुछ लिखना है, कोई दिक्कत है पूछ लो। सर स्क्रीनशॉट ले लिए। क्या बोल रहे हो बेटा? सर स्क्रीनशॉट ले लिए। ले लिए, चलिए आगे। यस सर लिख लिए। देखो, अब हम लोग देखने वाले हैं, इतना तो हम लोगों ने देखा कि प्लास्टिक एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहा है, प्लास्टिक डिग्रेडेबल नहीं है, मतलब वो जल्दी टूटती नहीं है। ओके, थर्ड ऑफ ऑल, प्लास्टिक एनवायरनमेंट में रहेगा तो बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी होंगे जानवरों के बीच में, इंसानों के बीच में। तो व्हाट आर द मेथड कि हम वाइस यूज कर सकते हैं प्लास्टिक, वाइस यूज ऑफ प्लास्टिक, कि कैसे हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करें या प्लास्टिक का कोई रिप्लेसमेंट तैयार करें। चलो देखते हैं वाइस यूज। देखो, अब प्लास्टिक हमारे लाइफ का पार्ट बन चुका है, थोड़ा मोड़ा यूज हो ही रहा है, लोग करते ही हैं। तो हम लोग वाइस यूज मतलब किस तरह ठीक प्रकार से प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। वाइस यूज का मतलब होता है ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना। ठीक प्रकार से किस तरह प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, या कोई ऑल्टरनेटिव हम लोग बना सकते हैं, तो उसे हम लोग देखते हैं। द यूज ऑफ प्लास्टिक should be done as minimal as possible। पहली बात देखो, प्लास्टिक का यूज को 100% स्टॉप करना ये तो नामुमकिन वाली बात है। ओके, एक्चुअली हम लोग बहुत मेथड अपना रहे हैं कि प्लास्टिक का पीपीएम कम करते हैं, या बहुत सारी चीज होते हैं कि हम कम करते हैं प्लास्टिक के अंदर में जो चीजें, तो वो पीपीएम पार्ट में मत जाओ, तो छोड़ दो। The use of plastic should be done as minimal as possible। प्लास्टिक की जो यूज है ना, जितना कम कर सको आप उतना करो। ओके, यदि नहीं जरूरत है प्लास्टिक की यूज तो मत करो। यदि आप बाजार में सब्जी लेने जाते हो तो प्लास्टिक की जगह आप एक काम करो, झोला लेके जाओ मार्केट में। जो जूट का झोला होता है या कपड़े का झोला होता है, उसको लेके जाओ, तो आपको प्लास्टिक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब प्लास्टिक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा तो घर में प्लास्टिक आएगी नहीं, घर में प्लास्टिक नहीं आएगी तो आप बाहर फेंकोगे नहीं, और बाहर फेंकोगे नहीं तो ऑब्वियसली क्या होगा, बाहर में डिपोजिशन कम होगा और नुकसान नहीं होगा। समझे बात को? तो द यूज ऑफ प्लास्टिक शुड बी एज मिनिमल एज पॉसिबल।
Available plastics should be reused. यदि आपके घर में प्लास्टिक पड़ी हुई है, कोई प्लास्टिक का डब्बा है या पॉलिथीन बैग है, तो प्लास्टिक का डब्बा फेंकोगे क्यों? प्लास्टिक का डब्बा थोड़ी कोई खराब होता है। जैसे बॉर्नविटा खरीद के लाते, बॉर्नविटा प्लास्टिक का डब्बा का, तो उसको फेंकने की जरूरत नहीं बेटा, उसमें आप चीनी भर के रख दो, उसमें कुछ भर के रख दो, 800 चलेगा, रीयूज कर लो उसको। प्लास्टिक पॉलिथीन बैग है तो पॉलिथीन का बैग यदि बाई चांस घर में आ ही गया है तो उसको फेंकने की जरूरत क्या है? फिर वापस कोई हल्का फुल्का सामान खरीदने जाना तो उसी को लेके चले, क्या जरूरत है लेने का दुकानदार से वापस? कम से कम ज्यादा तो नहीं होगा ना लोड घर पे या बाहर में, फिर इन्वायरमेंट पे। तो अवेलेबल प्लास्टिक, यदि घर में कोई प्लास्टिक पड़ा हुआ है उसको आप रीयूज करो, इट शुड बी रीयूज। यूज अ जूट, कॉटन और पेपर बैग। अब या तो जूट का बैग यूज कर लो, या तो कॉटन का बैग यूज कर लो, या तो पेपर के भी जो बैग्स होते हैं, ठोंगा, जो पेपर का ठोंगा होता है उनका इस्तेमाल करो। कोई पॉलिथीन देता है दुकानदार तो उनको मना कर, बोले भैया हमको पॉलिथीन मत दीजिए, हमको पेपर ही मिले। तो आप इनिशिएटिव लोगे तभी ना आपके सामने वाले देखेंगे तो वो भी नहीं खरीदेंगे। ज्यादा बेटर है आप घर से या तो पेपर का बैग लेने का, क्या घर में झोला पड़ा रहता है, झोला तो कभी खराब नहीं होगा, झोला की घर वाला ले जाओगे और चीनी खरीद के ले आओगे, झोला खराब थोड़ी होता है, वो ऐसा ही कहीं वैसा ही पड़ा रहेगा। तो जूट कॉटन का बैग बना लो, वो ज्यादा अच्छा है, उसमें सामान खरीद के लाया, या तो पेपर का ही बैग यूज कर लो, पर पेपर का भी ज्यादा यूज नहीं करना, क्योंकि पेपर का भी यूज बढ़ेगा तो लकड़ियां काट के पेपर आती है, तो नेचुरल रिसोर्स का भी यूज बढ़ता है, तो ज्यादा अच्छा है यही दोनों का यूज करना। और प्लास्टिक के कंपैरिजन में आप पेपर का ही बैग यूज करो तो ठीक ठाक काम है। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट here and there or water bodies। देखो बेटा, प्लास्टिक वेस्ट को, जो प्लास्टिक का वेस्ट है उसको आप here and there मतलब जहां तहां यहाँ वहां मत फेंको, या उसको पानी में तो बिल्कुल मत फेंको। पानी में फेंकोगे तो कोई मछलियां प्लास्टिक को खाएगी, या कोई जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उसको खाएंगे, वाटर पॉल्यूशन होगी, जमा हो गया उसमें पानी भरा हुआ रह जाएगा, ठहरा हुआ रह जाएगा तो नुकसान होगा। तो डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट को आप यहाँ वहां ना फेंको, ना तो वाटर बॉडीज में फेंको। सेपरेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखो, आप जब भी वेस्ट को फेंकते हो तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग रखो, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग रखो। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग रखना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग रखना है। जो आते हैं आजकल नगर निगम इत्यादि की तरफ से तो बहुत व्यवस्था है, तो बायोडिग्रेडेबल वाला एक तरफ से जमा कर दो, नॉन बायोडिग्रेडेबल वाला अलग तरह से जमा कर दो, तो नगर निगम वाला अपना हिसाब लगा लेंगे क्या करना नहीं करना। यदि सबको मिला के दोगे तो फिर छांटना दिक्कत हो। जैसे फल सब्जियां साग वाग वो एक जगह रख दो जो वेस्ट है, या प्लास्टिक हो गया, या अल्युमिनियम का कोई टुकड़ा है इत्यादि, यही कुछ है, पॉलिथीन है, उन सबको अलग रखो, अलग डिस्पोज करो। तो अलग डिस्पोज करने से क्या है, गार्बेज में यदि बायोडिग्रेडेबल वाला सब फेंका रहेगा तो जानवर सब बायोडिग्रेडेबल वाला खाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वाला को अलग तरीका से डिस्पोज कर दिया जाएगा कोई अलग जगह। ओके, तो ये 4 मेथड तो आपको मिनिमम अपनाने हैं ताकि वाइज यूज ऑफ प्लास्टिक हो सके, या ऑल्टरनेटिव भी आप ले सकते हो कि कॉटन के बैग या जूट के बैग का इस्तेमाल किया। ओके, तो दिस वन इज द वाइज यूज ऑफ प्लास्टिक एंड ऑल्टरनेटिव। ओके, कोई भी डाउट कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नो सर।
समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो the 4 R's green chemistry. ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब सिंपल होता है कि नेचर को कैसे बचाया जाए, एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए। तो हम लोगों को 4 R फॉलो करना है। तो 4 R क्या क्या होते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। The 4 R are reduce, सर केमिस्ट्री के पहले क्या लिखे? क्या बोल रहे हो बेटा? सर केमिस्ट्री के पहले ग्रीन केमिस्ट्री। ओके, the 4 R are reduce, reuse, recycle and recover। 4 R होते हैं, वो 4 R को यदि हम लोग फॉलो करेंगे तो हमें कम नुकसान होगा हमारे द्वारा प्रकृति को, और प्रकृति को कम नुकसान होगा तो हमारा जीवन अच्छा रहेगा। तो 4 R होते हैं रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं इनका मतलब क्या है। रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या है? यूज ऑफ synthetic fibers should be done as minimal as possible। देखो सिंथेटिक फाइबर का यूज हमें एज मिनिमल एज पॉसिबल करना चाहिए। देखो जहां रिक्वायरमेंट है वहां पे तो कुछ नहीं कर सकते, तो रिक्वायरमेंट की जगह पे इस्तेमाल करना है। बट बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं जैसे प्लास्टिक हो, इनका इस्तेमाल कर ही मेरे पास ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव जहां पे है बेटा वहां पे ऑल्टरनेटिव यूज करो, रिड्यूस करो। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं प्लास्टिक इत्यादि का जो इस्तेमाल है उसको कम करो। ओके, गॉट इट? तो यूज ऑफ सिंथेटिक फाइबर शुड बी डन एज मिनिमल एज पॉसिबल। ओके, बेटर यदि आपके पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है तो उस ऑल्टरनेटिव को यूज कर लो, और यदि ऑल्टरनेटिव नहीं है तो कुछ किया नहीं जा सकता है। ओके, तो सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल कम से कम करना, ये हो गए रेडी। रीयूज का मतलब क्या? ना वेस्ट, या ऐसे लिखो द प्लास्टिक अवेलेबल कैन बी रीयूज्ड। जो हमारे घर में प्लास्टिक्स होते हैं उनको फेंकने का क्या जरूरत है? जब तक फट नहीं जाए पूरी तरह से उसको रीयूज करते रहो, ताकि लोड नहीं। अब ऐसा नहीं होता कि कौन प्लास्टिक लेके जाएगा, दुकानदार से वो लेके आएंगे। फायदा उससे आपका कुछ नहीं, आप दुकानदार से ले लो तो दुकानदार को थोड़ा सा नुकसान ही हो जाएगा, बट आप इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचाते। नेक्स्ट इज रीसाइकल। देखो ये इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ thermoplastic can be
रिसाइकल्ड। थर्मोप्लास्टिक जो मेजर होते हैं, हम लोगों ने देखा था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती है उसको हम लोग रीयूज नहीं कर सकते। थर्मोसेटिक प्लास्टिक जो होता है उसको रीयूज करना मुश्किल है, वो एक बार सेट हो जाता है तो फिर दूसरा फॉर्म में माउल्ड करना उनको दिक्कत होता है। मेजॉरिटी ऑफ थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। तो आप थर्मोप्लास्टिक को वेस्ट में फेंकने से अच्छा है कि रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज को आप बेच दो। ओके, जितने भी थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनको रीयूज किया जा सकता है, तो उसको रिसाइकल किया जा सकता है। तो रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज होते हैं, जो कूड़ा वाला आता है आपके घर इत्यादि में, कूड़ा वाले को आप बेच दोगे तो लोग उसको रिसाइकल करके फिर से नया बना देंगे। ओके, तो क्या कर सकते हो, वेस्ट थर्मोप्लास्टिक can be sold to recycling industries. आपको कोई इंडस्ट्रीज में जाने की जरूरत नहीं है, वो आप ही के घर में पूरा कचरा वाला घूमते रहता है ना। वेस्ट खरीदने वाले आते हैं तो उन्हें आप वेस्ट बेच दो, तो वो अपना रिसाइकल इंडस्ट्रीज में ले जाएगा, उसको फिर से यूज कर लेगा, फिर नया चीज बन के वो हो सकता है आप ही के घर में फिर से वापस आ जाए, पर आपको कुछ पैसे भी मिल जाएंगे वो वेस्ट के, और साथ में वो नेचर में फेंके नहीं रहेंगे तो प्रकृति को नुकसान नहीं करेगा, वो रिसाइकल हो रही है। ओके, नेक्स्ट वन इज रिकवर। रिकवर का मतलब क्या होता है? रिकवर एक्चुअली इंडस्ट्रीज में होते हैं, ये हम घर में तो नहीं कर सकते, पर नॉर्मली रिकवर का काम इंडस्ट्रीज में होता है। वो क्या होता है? The waste generated are converted to resources such as electrical or heat, electrical heat or fuel, energy by thermal or biological decomposition. By thermal or biological decomposition. ओके, देखो रिकवर क्या होता है? जो वेस्ट जनरेट हो रही है, जो वेस्ट जनरेट हो रही है उसको क्या किया जाता है? डिफरेंट थर्मल और बायोलॉजिकल प्रोसेस। थर्मल मतलब हीट किया जाता है, या बायोलॉजिकल मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से उसको डीके करवाया जाता है, और डीके करके उससे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी पैदा की जाती है, हीट एनर्जी भी पैदा किया जाता है, या बायोलॉजिकल फ्यूल्स भी बनते हैं। तो जो वेस्ट है उनसे आप रिकवर कर भी सकते हो, चीजों को बना भी सकते हो। तो ये 4R एक्चुअली ये सब इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा फॉलो होती है। वो लोग चाहते हैं कि जो वेस्ट जनरेट हो वो रिड्यूस हो, कम वेस्ट जनरेट। वो लोग चाहते हैं कि जो वेस्ट जनरेट भी हो रहा है तो उसको रीयूज किया जा सके, जो वेस्ट जनरेट होता है रीयूज कर सके। वेस्ट को चाहते हैं रिसाइकल भी करना, या कोई चीज यदि ऐसी चीज है जो मतलब कुछ दिन पुरानी हो गई या टूट गया फूट गया तो उसको फिर से रिसाइकल किया जा सकता है, या कोई चीज अब बर्बाद हो गया कोई काम का नहीं है तो उसको डीके करवा के या कुछ करवा के नए टाइप ऑफ एनर्जी निकाले जा सकते हैं। तो ये 4R होते हैं जिनको फॉलो करने से जो वेस्ट जनरेट होती है वो थोड़ी कंट्रोल में रहती है, क्योंकि वो फिर से क्या होता है, यूज में लाया जाता है ना। रिड्यूस किए हमें तो ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो नुकसान तो कम हो रहा है, रीयूज कर रहे हैं तो भैया वो जो है वो फिर से तो मेरे साइकिल में आ जा रहा है, यूज तो हो ही रहा है। रिसाइकल करने से फिर से वो यूज में आ रही है, हम फेंक तो नहीं रहे बाहर, धरती के ऊपर लोड नहीं दे रहे। रिकवर मतलब वो वेस्ट को हम फुल्ली डीके करवा के केमिकल प्रोसेस से बायोलॉजिकल प्रोसेस से एनर्जी उत्पन्न कर लेते हैं। तो ये 4R फॉलो करने से आपको नुकसान नहीं होता। सो फिलहाल इस चैप्टर से तो इतना ही है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक में, जहाँ पे हम लोगों ने इन डेप्थ देखा कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में ज्यादा। सर पूछिए बेटा।
सर एज के बाद क्या लिखे है? एज के बाद इलेक्ट्रिकल लिखे हैं बेटा, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक वाले में पढ़ा, सिंथेटिक वाले के यूजेस पढ़े, और ये भी देखा कि सिंथेटिक वाला हम लोग को किस तरह नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने ग्रीनर पार्ट ऑफ केमिस्ट्री भी देखा कि किस तरह प्लास्टिक का यूज को हम लोग कम कर सकते हैं। यदि कम कर दे तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं तो ये नुकसान हमें काफी देगा। और कहीं ना कहीं प्लास्टिक तो अब इंडिया में बैन भी हो चुका है, तो आप लोग भी प्लीज प्लास्टिक का यूज मत करो, क्योंकि प्लास्टिक नुकसान करते हैं। जितना ज्यादा हो सके आप नेचुरल फाइबर्स का यूज करो, सिंथेटिक फाइबर्स का कम इस्तेमाल करो। पर जहां उपाय नहीं है वहां तो कुछ किया नहीं जा सकता है। पर यदि सिंथेटिक फाइबर का यूज हो रहा है तो वाइस यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार एक दो नया लेके आ रहे, नहीं, उसमें ये 4 R लगाने का कोशिश करो, तो वो साइकिल में बनी रहेगी, आपकी लाइफ में लोड नहीं बनेगा। तो इस चैप्टर से फिलहाल इतना ही है। कोई डाउट है आपको तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और प्लस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, और होगा तो न्यू चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे प्रोबेबली इन द नेक्स्ट क्लास। सर न्यू चैप्टर क्या होगा? क्या बोल रहे बेटा? सर न्यू चैप्टर क्या होगा? न्यू चैप्टर कोल पेट्रोलियम देखेंगे, यदि हम लोग, या आप लोगों को कुछ पढ़ना है, जो पढ़ना है बोल दो, वो पढ़ा देंगे। कोल एंड पोटेशियम, ठीक है, वही पढ़ा देंगे। पहले क्वेश्चंस इस चैप्टर को अच्छा से देख लेंगे, ठीक है। हड़बड़ी कोई नहीं है, हड़बड़ाओ मत पढ़ने की, हड़बड़ी कुछ नहीं है। चैप्टर को सब एक हफ्ते में खत्म कर देंगे, नहीं, डेप्थ में पढ़ना है ताकि नॉलेज आपका अच्छा है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में पूरे एक्सरसाइज की एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। जैसे हम लोगों ने पहला चैप्टर का एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चंस किया था, आई होप आप लोगों ने उनको उनका नोट्स वोट्स सब बना लिया। यस ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू आज के क्लास के लिए। कुछ पूछना है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो